नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका फिर एक बार से स्वागत करता हूं शुभम क्लासेस पर, जहां कि हम लोग अपनी तैयारी को और मजबूत और अच्छा कर रहे हैं। हम लोग जैसा कि आपको पता होगा कि बच्चों हम लोग क्लास 10th की कक्षा 10 की एक अध्याय द्विघात समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बच्चों 4.2 का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। 4.2 का हम लोगों ने 4.1 का अध्ययन कर लिया था और हम लोग अब 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो 4.2 के क्वेश्चंस आज हम लोग बनाएंगे इस वीडियो में, और आप लोगों से आशा है कि आप लोग जल्दी से तैयार हो जाएं और अपने पेन, रफ और बुक्स को ले लें। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि 4.1 में मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया है, आप चाहें तो शुभम क्लासेस के चैनल पर वो वीडियोस पड़े होंगे, आप वहां पे जाकर वो सारे वीडियोस देखकर अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। आज हम लोग जिस प्रश्नावली को शुरू करने वाले हैं वो द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 है, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग जल्दी से पेन कॉपी लेकर तैयार रहें और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम लोग 4.2 स्टार्ट करते हैं। काफी मजा आएगा आपको इसको लगाने में। काफी सरल भी है, आसान भी है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी है। तो आइए बच्चों, प्रश्नावली 4.2 के अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें, अगर प्रश्नावली 4.2 के हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें, तो अगर यहां देखा जाए बच्चों, तो हम लोगों को बोला गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। जैसे है x² - 3x - 10 बराबर 0। बोला है कि गुणनखंड विधि से बच्चों, मैंने आपको एक बार जब द्विघात समीकरण का मैं बेसिक पढ़ा रहा था बच्चों, तो उसमें मैंने गुणनखंड विधि की चर्चा की थी। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा होगा उन्हें तो समझ में आएगा ही। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख भी लीजिएगा, और नहीं तो मैं यहाँ पर भी चर्चा करूंगा, आप यहाँ भी समझ सकते हैं। तो हमारे पास जो प्रश्न है बच्चों, मैं उस क्वेश्चन को पहले यहां लिख देता हूं, आपको जरा देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि x² - 3x - 10 = 0। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बच्चों बात करें, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को दिया क्या गया है, क्या रहा है आपसे कि इसको गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करो। गुणनखंड विधि द्वारा, जिसको हम मध्यपद विभक्त विधि भी कहते हैं, मध्यपद विभक्त विधि भी कहते हैं। तो आओ बच्चों, करेंगे कैसे? जैसे इस गुणनखंड विधि का ना, इस गुणनखंड विधि को बच्चों हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है मध्यपद विभक्त विधि। तो होता क्या है बच्चों, जैसे गुणनखंड विधि में हम लोग कैसे करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। हम इसका गुणनखंड करके इसका मान निकालेंगे बच्चों। यहां अगर देखो तो x² का गुणांक 1 है। x² का गुणांक क्या है? 1 है। सर्वप्रथम तुम इस 10 का और x के गुणांक 1 का गुणा करोगे बच्चों। क्या करोगे? गुणा करोगे। तो देखो 10 और 1 उसके गुणांक 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 × 10। ये आपको करना नहीं, अपने मन में करके रखना है बच्चों। पहले हम इस 10 का 1 में गुणा करेंगे, ये आदत बना लो, हमेशा करना होगा। ऐसा करने से आपके प्रश्न में गलतियां नहीं होंगी। पहले हम 10 का 1 के x² के गुणांक में गुणा करेंगे बच्चों। तो 10 × 10। अब इधर देखो मध्य पद क्या है बच्चों? -3 है। आप 3 ही लो, चिन्ह की भी चिंता नहीं है, 3 है। तो हमारा मध्य पद है 3। अब हमें क्या करना है बच्चों? हमें 2 संख्या का चयन करना है, 2 संख्या ढूंढनी है कि जिसका गुणा करने पर 10 हो और जोड़ने या घटाने पर उत्तर 3 आ जाए। हमें ऐसी 2 संख्या ढूंढनी होगी
जिसका गुणा करने पर बच्चों 10 हो, गुणा करने पर वैल्यू 10 आए, और जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने पर भी या घटाने पर भी किसी भी प्रक्रिया में आंसर 3 आ जाए। दोबारा सुनिएगा बच्चों, गुणनखंड विधि में कि गुणा करने पर 10 और जोड़ने घटाने पर 3 आए, ऐसी दो संख्या हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो अगर आप देखें बच्चों, तो ऐसी दो संख्या अगर मैं आपको बताऊं, तो ऐसी दो संख्या अगर हम देखें, कौन सी ऐसी दो संख्या है, तो एक संख्या हो सकती है बच्चों 5 और कॉमा एक संख्या हो सकती है आपकी 2। तो 5 और 2, ध्यान से देखिएगा, 5 में 2 का गुणा करेंगे बच्चों 10 आ जाएगा, और 5 में से 2 को माइनस करेंगे, अगर हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 3। तो हमें वो संख्या मिल गई जिसकी हमें तलाश थी बच्चों। क्या थी वो संख्या? 5 और 2। दोबारा इस चीज को ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसी का प्रोसेस कहलाता है गुणनखंड विधि में। हम इसी का नियम का इस्तेमाल करते हैं, क्या कि 10 का पहले 1 में गुणा करेंगे, 10 1 कम 10, फिर मध्य पद को देखो बेटा 3 है तो यहां 3। अब ऐसी दो संख्या का चयन करो कि गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने या घटाने पर 3, तो 5 और 2 मिला बच्चों, 5 में से 2 गया 3 और 5 में 2 का गुणा किया 10। अब इस मध्य पद को बच्चों, इस मध्य पद को हम 5 और 2 के पद में तोड़ देंगे, 5 और 2 के पद में तोड़ देंगे, जिसको विभक्त कहेंगे। देखिए कैसे, पहला पद सेम इसी तरह उतार लो बच्चों, माइनस, यहां माइनस है। अब बस चिन्ह देखिए बच्चों, जब यहां माइनस हो तो आप अपने विभक्त को ब्रैकेट में लिखा करिए, बस आपसे त्रुटि होने के चांस एकदम कम हो जाएंगे। जब माइनस हो, प्लस हो तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, लेकिन जब माइनस हो तो आप ब्रैकेट लगा के इसको देखिए। अब ब्रेक करिए, तोड़ दीजिए, विभक्त करिए। 3x को हम 5 और 2 में तोड़ेंगे बच्चों। 3x को किस में तोड़ेंगे? 5 और 2 में। तो देखिए यहां आप लिखिएगा 5x और माइनस यहां लिख दीजिएगा 2x। तो अब देखिए मूल रूप से आपके समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं है बच्चों। 5 देखो x स्क्वायर माइनस माइनस 5x में से 2x जाए 3x आएगा, और यहां आप लिखोगे -10। लीजिए, तो मूल रूप से आपके समीकरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। यह केवल मध्य पद को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। इसी का नाम है बच्चों मध्य पद विभक्त। इसी का नाम क्या है? मध्य पद विभक्त। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब अगर हम लोग देखें बच्चों, तो इस ब्रैकेट को देखो, जब भी मैंने सिखाया बच्चों, जब माइनस हो, जब यहां पर माइनस दिया जाए तो माइनस हो, तो बच्चों अगर यहां माइनस हो तो आप ब्रैकेट में लगाकर मध्य पद को विभक्त कीजिएगा, तो आपको चिन्ह के लेकर प्रति कोई समस्या नहीं होगी। और दूसरी चीज, जब भी विभक्त कीजिएगा बच्चों, तो समीकरण का वास्तविक मान बदलने ना पाए, इस चीज का ख्याल रखिएगा। देखिए 5x में से 2x गया, 3x आया है, बाकी कोई भी रूप बदला नहीं है बच्चों, तो उसका मान बदलना नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे बच्चों, अब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जैसे आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इधर देखिए, तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, माइनस, जब ब्रैकेट को हटाएंगे बच्चों तो 5x हो जाएगा, और जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे माइनस का माइनस में इंटू होके बेटा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका +2x, और यहां हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। देखिए हो गया बच्चों, आप इतना समझ पाए? बहुत आसान तरीका है, एक बार आप इसको समझ लेंगे तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आपने ब्रैकेट को हटाया बच्चों, ब्रैकेट को आपने हटाया। अगर हम लोग देखें बच्चों तो आइए, अब हम लोगों ने बच्चों क्या किया कि इसका ब्रैकेट हटा दिया। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, दो देखो 1 2 3 4 पद है, तो आप क्या करेंगे, 2 2 पद में इसे तोड़ दीजिए।
दो दो पद में, ठीक। और कॉमन ले लीजिए। अगर आप देखेंगे बच्चों यहाँ क्या कॉमन है, अगर आप यहाँ देखें पहले पद में क्या कॉमन है, तो पहले पद में x कॉमन है। पहले पद में क्या कॉमन है, x। तो x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x माइनस 5, x माइनस 5 प्लस, अगर हम यहां कॉमन लेंगे बच्चों क्या है, 2x माइनस 5। हम यहां पे 2 कॉमन ले लेंगे, देख रहे हैं बच्चों। तो यहां पर आपने x कॉमन लिया और इस पद में आपने 2 कॉमन लिया। दोबारा आप देखेंगे तो इन दोनों पदों में कॉमन होगा। दोबारा अगर आप देखेंगे तो इन दोनों पदों में कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, x माइनस 5 और x माइनस 5 यहां पर भी है। तो हम बच्चों ना x माइनस 5 को कॉमन करेंगे। x माइनस 5 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। x माइनस 5 को हम लोग कॉमन करेंगे। आइए देखिए, x माइनस 5 को कॉमन करने पर क्या होता है बच्चों, मैं यहां पे करता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो जब दोनों पदों में से x माइनस कॉमन लोगे बच्चों, तो एक यहां आ जाएगा x माइनस 5 और x माइनस 5 जब बाहर हो जाएगा बच्चों, तो x माइनस 5 बाहर होगा तो यहां x बचेगा और यहां प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया गुणनखंड। ये क्या हो गया, इसका गुणनखंड। हमने दिए गए सवाल का गुणनखंड कर दिया। तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है बच्चों। अभी तो आपने केवल गुणनखंड किया, गुणनखंड 2 खंड में कर दिया। अब हम इसका मान निकालेंगे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि इसका अब हम लोग मान कैसे निकालेंगे बच्चों, तो आप इस चीज को अब यहां पर देखिएगा। यहां पर हम लगा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या बच्चों कि x माइनस 5 और x प्लस 2 की वैल्यू 0 है, यानी x माइनस 5 और x प्लस 2 का गुणा करने पर 0 आएगा। तो इसका क्या अर्थ है बच्चों, इसका अर्थ है कि x माइनस 5 और x प्लस 2 का गुणा करने पर 0, अर्थात इन दोनों में से कोई ना कोई 0 है, किसी का मान 0 है, तभी गुणा करने पर 0 आता है। क्योंकि बच्चों आपको पता होगा कि गुणा करने पर 0 कब आएगा, अगर 2 संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 0 कब प्राप्त होगा, या तो दोनों संख्याएं 0 हो या तो दोनों में से कोई एक 0 हो, तभी गुणा करने पर 0 आता है। तो हम मान लेते हैं कि दोनों संख्याओं में से एक एक बार कभी एक 0 हो सकता है और या ये 0 हो सकता है। तो यहां कर लेते हैं, माना कि मतलब पहली बार x माइनस 5 को आपने 0 दिखा दिया बच्चों, तो माइनस 5 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। पहला आंसर आ गया। अब आप क्या करना बच्चों, x प्लस 2 की वैल्यू 0 दिखा दीजिएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बच्चों, आपको आया समझ में कि हम लोगों ने कैसे किया। अभी हम लोग सीख लेंगे बच्चों, अभी मध्य पद विभक्ति विधि हम लोग और अच्छे से सीख लेंगे। अभी हम लोगों ने एक पहला सवाल किया प्रश्नावली 4.2 का। क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छे। आइए आप अगला सवाल देखते हैं जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो। आइए, अब आपके स्क्रीन पर अगला सवाल आ गया बच्चों, ये देखिए। इसको भी प्रश्नावली 4.2 है, प्रश्नावली हमारी 4.2 ही है। प्रश्नावली 4.2 का ये दूसरा सवाल है जिसको आपको मध्य पद या गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। सवाल आपके सामने है, हम लोग इसको हल करते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको करना क्या होता है, पहले इस यक्स का 2 में मल्टीप्लाई करना होता है। याद रखना बच्चों, जो हमारा ये अक्षर है इसका यक्स स्क्वायर के गुणांक में, स्क्वायर के गुणांक में मतलब यक्स स्क्वायर के ही गुणांक में गुणा करना है बच्चों। तो 6 में 2 का गुणा करेंगे ना बच्चों, तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 12। कहीं पर कॉर्नर में वो दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों, वो हल करने की जरूरत मन में कल के भी आप कर सकते हैं। ये पद आपको परीक्षा में दिखाने की जरूरत नहीं है।
और अगर आप देखें तो मध्य पद का गुणांक कितना है बच्चों? 1। मध्य पद का गुणांक कितना है? 1। तो आप लिख लीजिए यहां पर 1। अब बच्चों आप देखिए 6 और 2 का गुणा करने पर कितना आया आपका? 12। 6 और 2 का गुणा करने पर आपका कितना आया? 12। 6 और 2 का गुणा करने पर आपका आ गया 12। हमारा मध्य पद क्या है? 1 है। मध्य पद क्या है? 1 है। अब बच्चों आप ऐसी 2 संख्या ढूंढिए कि जिनका गुणा करने पर 12 आ जाए और दोनों संख्याओं को चाहे जोड़कर या घटाकर आपको क्या लाना है? 1 लाना है। ये नियम है कि आप ऐसी 2 संख्याओं का चयन करिए कि जिनका गुणा करने पर बच्चों 12 आ जाए या जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए? 1। क्या जोड़कर चाहे घटाकर। तो ये काफी सरल है बच्चों, आप तुरंत इसका निर्णय कर सकते हैं कि अगर सर हम 4 ले लें और 3 ले लें तो 4 और 3 का गुणा करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? 12। और 4 में से बच्चों 3 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें या घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो हमें वो 2 संख्या मिल गई, एक 4 होगा और एक कौन सा होगा? 3। तो अब इस पूरे सवाल के मध्य पद को हम 4 और 3 के भाग में विभक्त करेंगे, 2 पार्ट में। तो आ जाओ बच्चों यहां से करते हैं। 2x², पहला पद मैंने लिख दिया। देखो बच्चों यहां प्लस है तो तुम आराम से प्लस लिखो। अब कोई भी ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये माइनस होता तो हम ब्रैकेट में लगाते, जिससे चिन्ह हमारा एकदम परिवर्तित होते समय सही हो जाए। तो 1 को अब हम लोग 4 और 3 के पद में तोड़ेंगे बच्चों। 1 को हम किस पद में लिखेंगे? 4 और 3 के। तो यहां x है तो आप यहां लिख देना 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब मैंने कितनी बार कहा बच्चों कि आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जब भी आप क्वेश्चन में मध्य पद विभक्त विधि लगाते हैं तब इसका वास्तविक मान नहीं बदलना चाहिए। तो देखो 2x² प्लस है, 4x में से 3x जाएगा, 1x आएगा, -6 बराबर 0। तो आपने किसी भी प्रकार का परिवर्तन, वास्तविक मूल में कोई वास्तविक समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा वही समीकरण है, केवल मैंने लिखने का रूप बदल दिया है बच्चों। अब क्या करेंगे? तो अगर अब ध्यान देंगे बच्चों, तो अगर अब हम लोग इसमें ध्यान दें तो अब क्या करना है कि आप इसको 2-2 पदों में विभक्त करेंगे, 2-2 पद में, और हम कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ बाहर लेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेने की प्रक्रिया आपको पता होगी। यक्स इसमें भी है सर, यक्स इसमें भी है, तो यक्स बाहर हो जाएगा। 2 से ये भी कट जाता है सर, 2 से ये भी कट जाता है, तो 2 बाहर हो जाएगा। तो आपका अंदर क्या बचेगा बच्चों? ब्रैकेट में क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? तो 2 बाहर आ गया तो 1, x² में से एक x गया, तो यहां बच्चों x बचेगा। क्लियर? और प्लस ये आपका x तो बाहर चला गया तो यहां x हट जाएगा, और 4 को 2 से काटेंगे तो बच्चों यहां क्या बचेगा? 2 बचेगा। अगली बार भी हमें बच्चों अब ऐसा कॉमन लेना है, अगली बार हम लोगों को ऐसा कॉमन लेना है कि यही वाला बॉक्स दोबारा बचे, सेम बॉक्स। तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे बच्चों, क्योंकि माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है। 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 से 6 कट जाता है बच्चों। तो यहां x माइनस तुमने बाहर ले लिया बच्चों, चाहे माइनस को बाहर करो चाहे माइनस को ब्रैकेट के अंदर करो। एक चीज सीखो कि जब माइनस को ब्रैकेट के अंदर किया जाए या माइनस को ब्रैकेट के बाहर किया जाए तो दोनों स्थितियों में वो चिन्ह परिवर्तित करता है। तो माइनस जब बाहर आया तो ये माइनस अब किस में बदल जाएगा? प्लस में। और 3 से 6 को विभक्त करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 2, और ये हमारा क्या हो गया? 0। आप देखें तो ये दोनों बॉक्स, ये दोनों कोष्टक अब समान है। अब हम क्या करेंगे बच्चों?
अब हम करने वाले ये हैं कि अब पुनः हम उभयनिष्ठ कॉमन लेंगे, दोनों में जो पुनः उभयनिष्ठ है उसको आप बाहर ले लीजिए। तो क्या उभयनिष्ठ है अगला पद देखिए, अगर हम लोग अगला पद ले बच्चों कि अगले पद में क्या कॉमन है, जरा देखिए अगले पद में क्या कॉमन है। तो अगले पद में बच्चों x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, तो आप कॉमन लोगे x प्लस 2, x प्लस 2 ये कॉमन लोगे। जब x प्लस 2 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या बच्चों, 2x माइनस, देखो x प्लस 2 कॉमन होगा तो यहां 2x बच जाएगा और यहां क्या बच जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा शेष फल। अब ये हो गया गुणनखंड, ये क्या हो गया हमारा गुणनखंड हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया गुणनखंड, ये हमारा हो गया गुणनखंड। तो अब अगर हम लोग बात करें बच्चों तो आप इनका गुणा करने पर शून्य आ रहा है, तो ये स्थिति मैं आपको समझा चुका हूं कि किसी भी दो संख्या का गुणा करने पर शून्य कब आएगा, या तो दोनों संख्याएं शून्य हो या तो दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या शून्य हो। इन दोनों का गुणा करने पर शून्य आने का अर्थ ये है कि या तो दोनों संख्याएं शून्य के बराबर होंगी या तो दोनों में से किसी एक संख्या का गुणा करने, दोनों में से किसी एक संख्या का मान शून्य है। तो हम मान लेते हैं बच्चों कि पहले ये शून्य है, यानी x प्लस 2 इसका मान शून्य हो सकता है, तभी ना इसका गुणा करने पर शून्य आएगा। दोनों में से किसी एक का मान शून्य होगा तो मैं मान लेता हूं सर्वप्रथम ये शून्य के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये +2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। ये तुम्हारा पहला मूल प्राप्त हो गया, ये द्विघात समीकरण का पहला मूल ज्ञात हो गया, इसका पहला मूल। हो सकता है कि बच्चों इसका मान शून्य न हो के हो सकता है इसका मान शून्य हो, क्योंकि दो संख्याओं का गुणा करने पर शून्य कब मिलेगा, या तो दोनों संख्याएं शून्य हो या तो दोनों में से एक। तो मैंने इसको एक बार शून्य माना तो इसको भी एक बार शून्य के बराबर माना कि ये संख्या शून्य हो सकती है बच्चों, इसका मान शून्य के बराबर हो सकता है। तो यहां पर x, ये -3 को जब पंचांतर करेंगे बच्चों तो यहां आके +3 हो जाएगा, और ये 2x के साथ गुणे में जब इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। तो आप अगर देखें तो x के दोनों मूल आ गए, x के दोनों मूल आ गए, और इस विधि को ही हम कहते हैं मध्य पद विभक्त विधि। इसी विधि को हम क्या कहते हैं, मध्य पद विभक्त विधि। तो देखो बच्चों बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो काफी अच्छी बात है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कौन से पद में क्या क्या किया जा रहा है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको समझने में। हम लोग काफी सरल करके, मैं एक छोटे से छोटा पद भी आपको बता रहा हूं, एक एक करके मैं सारे टर्म्स आपको बता रहा हूं, एक एक करके सारे पद मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपने इसको समझ लिया हो बच्चों तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ अब बढ़ते हैं। आपको बहुत मजा आ रहा होगा इस प्रश्न को लगाने में। इसी का नाम है मध्य पद विभक्त विधि, जिससे हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। तो आओ बच्चों अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न आपका कौन सा है। तो अगला प्रश्न अगर आप देखें तो आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न काफी मजेदार है बच्चों, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट का इस्तेमाल कर दिया गया है। अगर आप इसमें देखें बच्चों तो इसमें ना स्क्वायर रूट का इस्तेमाल कर दिया गया है। तो आपको स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करना वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देने होंगे। इधर देखिए, ऐसे ये स्क्वायर रूट लगा दिया गया है बच्चों, ये स्क्वायर रूट है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। और अक्सर बच्चे इस प्रश्न में गलती कर बैठते हैं या उनके मन में कोई न कोई समस्या बनी रहती है इस प्रश्न के प्रति, कि ऐसे प्रश्नों को लेकर बच्चे काफी नर्वस भी महसूस करते हैं और इनको लगाने के प्रति कुछ न कुछ उनके मन में समस्या बनी रहती है।
लेकिन आज हम इस प्रश्न को इतने आसानी से और इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि हमको फिर कभी ऐसे प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। करना क्या है बच्चों, ये भी उसी प्रकार एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यक्स की घात कितनी है, 2 है, तो द्विघात समीकरण है। और इसको भी गुणनखंड विधि द्वारा, इसको भी ना बच्चों गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या कर देना है, मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि द्वारा इसमें यक्स का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपने पिछले प्रश्नों में अभी तक करते आए हो बच्चों, जैसा कि आप पिछले प्रश्नों में अभी तक करते आए हो, क्या किए हो कि सबसे पहले जो हमारा ये अचर है और जो यक्स का ये गुणांक है √2, हम इसका पहले गुणा करेंगे। हम इसका पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। फिर से सुनिएगा कि हम अक्सर ऐसा करते आए हैं कि जो हमारे पास एक अचर राशि है, जो एक अचर नंबर है, जो लास्ट पद है, और उसका यक्स स्क्वायर के गुणांक में पहले क्या करते हैं, हम लोग गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो आ जाओ बच्चों, पहले गुणा कर लो। तो आपको गुणा करना है 5 √2 इंटू गुणे √2 जी। पहले आप इसका मान ज्ञात करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि इसका गुणा करने पर उत्तर क्या आएगा। कुछ बच्चों के मन में समस्या हो जाती है कि ये √2 और √2 का गुणा कैसे करेंगे सर। यही आपकी समस्या का मतलब यही प्रॉब्लम आपके लिए बहुत दिक्कत देता है। तो आइए मैं आपको इसको समझाता हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 5 जो है ना बच्चों, इस √2 का गुणांक है, इस √2 का गुणांक है, और इस √2 का गुणांक 1 है। इस √2 का गुणांक क्या है, 1 है बच्चों। इस √2 का गुणांक 1 है। सुनिए, रूट के आगे जो संख्या लिखी रहती है उसका गुणांक होता है। तो 5 इस √2 का गुणांक है, और 1 कुछ संख्या नहीं लिखी थी, कोई संख्या नहीं लिखी थी, तो मैंने 1 ले लिया, वहां 1 लेते हैं, जो इस √2 का गुणांक है। अब इसके गुणा करने का नियम क्या है बच्चों, सुनो। गुणांक का गुणांक में गुणा करेंगे, पहला नियम, ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको ऐसी समस्या ना हो। गुणांक का गुणांक में गुणा करेंगे तो 5 1 का 5, ठीक। और ये √2 का √2 में गुणा करते हैं बच्चों, तो अंदर ही गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों √4। समझ गए, आराम से अंदर ही गुणा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैंने बताया कि गुणांक का गुणांक में गुणा करते हैं और √2 का √2 में गुणा करते हैं, तो आ गया 2 दूनी 4। अब ये √2 क्या है बच्चों, आपको भली भांति पता होगा कि ये सर वर्गमूल है। ये करड़ी का चिन्ह है, करड़ी का मतलब ये वर्गमूल को प्रदर्शित करता है। तो ये 5 तो अपनी जगह पे ही रहेगा बच्चों, और 4 का वर्गमूल क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 2, पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा ही होगा। और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया बच्चों, 10। तो हमको उत्तर मिला 10। ये हमारा पहला कदम या पहला स्टेप पूरा हुआ कि आप इसका और इसमें गुणा कर दिए। अब अपना मध्य पद देखो बच्चों, मध्य पद क्या है आपका, 7। मध्य पद क्या है, 7। तो हमारा मध्य पद क्या है, 7। बहुत बढ़िया। तो अब ऐसी 2 संख्या ढूंढो बच्चों। अब ऐसी 2 संख्या ढूंढ के बताओ कि जिसका गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए, 7। ऐसी 2 संख्या हमें चाहिए जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रही है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ऐसी 2 संख्या हमने आपकी स्क्रीन पर भी लिखा है कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणा करने पर 10 आ जाए। तो 5 और दूनी 10, और 5 को ही 2 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। तो देखो कितने आसानी से आपने इसी में इसके उस दोनों संख्याओं को ढूंढ लिया जिसकी हमें जरूरत थी। तो हमें मिल गया संख्या कौन बच्चों, 5, और एक संख्या होगी मेरी 2। 5 में 2 का गुणा करेंगे 10, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। तो आइए बच्चों, अब अपने प्रश्न को हम 5 और 2 में विभक्त करेंगे। आप इतना समझ गए। अब हम अपने प्रश्न को 5 और 2 के रूप में विभक्त करेंगे। तो आइए बच्चों, हम अपने प्रश्न को 5 और 2 के रूप में विभक्त करते हैं।
आइए, तो आपको दो संख्या मिल गई है 5 और 2, तो 5 और 2 के रूप में हम इसको विभक्त करेंगे। आ जाइए करते हैं यहाँ पे। तो पहले आप इसको लिखेंगे √2x², और अब इस 7x को ना बच्चों आप 5 और 2 के रूप में विभक्त करोगे तो आ जाओ, प्लस है, किसी भी प्रकार की ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। इस 7x को तोड़ेंगे 5x प्लस 2x, देखो 5 और 2 7x, मान नहीं बदला हमारा, प्लस यहां हम लेंगे 5√2 = 0 बराबर 0 हो गया। तो आपने क्या किया बच्चों, मध्य पद को विभक्त कर दिया। देखो मध्य पद 7x को आपने 2 भागों में विभक्त कर दिया, इसी का नाम है मध्य पद विभक्त विधि। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, केवल हमें उभयनिष्ठ संख्या ढूंढनी है और उसका गुणनखंड करना है। अब हमें क्या करनी है, केवल संख्याओं को कॉमन लेना सीखना है कि कॉमन कैसे लेते हैं। अगर आप कॉमन लेना अच्छे से सीख जाएं और उसको ध्यान दें तो आपको कोई प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि उभयनिष्ठ कैसे लिया जाएगा ऐसे प्रश्नों में। बच्चों ऐसे प्रश्नों में सबसे बड़ी समस्या होती है संख्याओं का उभयनिष्ठ लेना। तो आ जाओ भाई बच्चों, तो हम लोग अगर आपको मैं बताऊं तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, इधर आइए। पहले तो आप इसको 2 भागों में विभक्त करिए, ये रहा 2 पार्ट, क्योंकि कॉमन लेना है 2 भागों में। तो कैसे कॉमन लेंगे बच्चों, आइए यहां पे ध्यान देते हैं आपको, इधर देखिए, इसमें भी यक्स है बच्चों। पहले देखो इसमें यक्स है, इसमें यक्स है, तो हम पहले यक्स कॉमन ले लेंगे, यक्स को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट लगा दो। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं कि जब ऐसी करड़ी वाली संख्याओं का प्रश्न हो तो आप देखो कि यहां पहले क्या है, करड़ी में 2 है, करड़ी में क्या 2, तो इसी को ही कॉमन ले लो। पहले करड़ी में 2 को ही कॉमन ले लो, ये तुम्हारे लिए काफी आसान होगा। तो आप करड़ी में 2 को भी बाहर ले लो। अब बचेगा क्या, अब जो शेष बचेगा वही ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों। उभयनिष्ठ लेने के बाद जो शेष बचता है उसी को हम लोग कोष्टक में लिखते हैं। तो इधर देखिए, करड़ी में 2 बाहर चला गया तो शेष 1 बचेगा, तो यहां 1 लिख देना, क्योंकि करड़ी में 2 बाहर आ गया। ये x² का मतलब 2 x थे बच्चे, 2x, ये x² का मतलब 2 है, 1 x बाहर आ गया, तो यहां क्या बच गया, x, जो शेष बचा, प्लस यहां पर भी x था बच्चों जो बाहर चला गया, तो वहां पर x बचेगा नहीं। सर यहां 5 है और यहां √2 आप बाहर लिए हो, तो शेष क्या बचेगा, कैसे पता चलेगा। तो बच्चों याद रखना कि जब भी हम किसी चीज को बाहर लेते हैं, उभयनिष्ठ लेते हैं, तो शेष का मतलब भाग देने पर जो शेष बचे, भाग देने पर जो शेष बचे, तो 5 में हम किसका भाग दे देंगे, √2 का भाग दे देंगे। चूंकि मुझे इसको भाग देने में आपको कोई दिक्कत होगी तो आप उसको लिख लीजिए कि भाई हमने जो बाहर लिया उसको भाग देने पर जो शेष बचता है वही ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ 5 में √2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो जा सकता है, लेकिन हमने केवल लिख दिया कि भाई भाग देने पर जो शेष बचेगा उसी को हमने वहां पे लिख दिया। क्लियर है। अब आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, अगली प्रक्रिया, अगले बॉक्स में भी आप इस प्रकार से कॉमन लेंगे कि लगभग यही वाला बॉक्स सेम बचे। तो आओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ x नहीं है, यहाँ x है, नहीं, तो आप रहने दो, x तो बाहर लेना नहीं है। ये देखो, जब आपने यहां पे देखा ये 1x है, 1 का कोई अर्थ नहीं है बच्चों, गुणा करोगे तो x ही आएगा, तो ये यहां पर x रहना चाहिए। तो भाई ठीक है, यहां पर अगर x रहना चाहिए तो ये 2 हटा दो, तो यहां पर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। इसका मतलब आप 2 को कॉमन ले लो, प्लस 2 को कॉमन ले लो। नहीं समझे, ध्यान दीजिएगा कि भाई यहां पर सर मुझे x चाहिए था, तो यहां पर भी x चाहिए, तो ये 2 हट जाता तो मेरा बन जाता, मेरी बात बन जाती, तो मैंने 2 को बाहर ले लिया। अब क्या बचेगा बच्चों, आपको तो मालूम है कि भाग देने पर जो शेष बचे, तो यहां लिखोगे 5
यहां लिखोगे √2 और यहां लिख दोगे बटे में 2 और इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि सर ये बॉक्स कहां सेम हुआ, देखिए ये बॉक्स में ऐसा है, इस बॉक्स में 5√2 है, तो ये तो सेम हुआ नहीं। आप कहते थे कि सर सेम होना चाहिए। बच्चों मान सेम है, रूप अलग अलग है। अभी मैं इनके रूप को भी बराबर करता हूं, आइए देखिए जरा, आइए बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो अब अगर आप ध्यान देंगे अगले पद में, तो यहां हो जाएगा √2x, इसको लिखेंगे x, इसको कर देंगे हम बच्चों 5√2 ब्रैकेट क्लोज्ड, यहां पर कर देंगे बच्चों 2 और यहां पे अब क्या करेंगे, इसका मान अब कैसे लिखेंगे, तो इधर देखो यक्स में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, यक्स तो लिखना पड़ेगा, लिख दीजिए। ये जो 5√2/2 है ना, हम इसका परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण से परिचित हो कि नहीं? परमेयीकरण आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत कहीं कक्षा 8 में भी पढ़ा होगा। हम लोग परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण एक प्रक्रिया है जिससे हम सवाल के भिन्नात्मक रूप को बदल देते हैं। जैसे इसका रूप क्या है, इधर देखिए बच्चों, 5√2 यही था। तो या तो हम इसी के रूप को बदल देते हैं, इसके रूप को कैसे बदलेंगे बच्चों, हम √2 का ऊपर भी गुणा कर देते हैं और √2 का नीचे भी गुणा कर देते हैं। और आपको पता है कि किसी भी भिन्न में ऊपर और नीचे गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इधर देखो बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या होगा, इससे क्या होगा, देखो √2 और √2 का अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू √2 का मतलब बच्चों 2 होता है, और नीचे इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2√2। 2 से 2 ये हमारा कट जाएगा और हमारा मान क्या आएगा, 5√2। इस चीज को अब ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा दिखाता हूं, अब ध्यान दीजिएगा कि 5√2, ये जो 5√2 था हमने इसका परमेयीकरण किया। दोनों सेम है बच्चों, केवल देखने में अलग अलग लग रहा है तो हम उसको समान कर रहे हैं परमेयीकरण करके। करेंगे क्या, इस 5√2 में तुम इसमें भी परमेयीकरण कर सकते हो बच्चों, इसमें भी परमेयीकरण कर सकते हो, जो आपको उचित लगे। तो हमने √2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, √2 मेरा कितना हो गया 2, और √2 मेरा हो गया 2, और यहां आ गया 5, और 2 का √2 में मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो √2 हो गया। तो ये 2 से 2 कट गया और 5√2 आ गया। अब आप इस पद के बदले ये लिख सकते हैं, तो आपने यहां लिख क्या दिया, 5√2 हो गया। देखिए दोनों सेम हो गए, इज इक्वल टू 0। अब तो आपको पता है कि क्या करना है। हम दोबारा कॉमन लेंगे बच्चों, दोबारा देखो ये चीज और ये चीज, यानी ये बॉक्स और ये बॉक्स पुनः सेम है, समान है, तो हम इसको फिर बाहर ले लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो x प्लस 5√2 ये ब्रैकेट के बाहर आएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, ये जब बाहर आएगा तो यहां बच जाएगा आपका √2x, और ये बाहर चला जाएगा तो यहां क्या बच जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया कि ये बॉक्स और ये बॉक्स पुनः समान है, तो मैंने इन दोनों को बाहर लिया। जब ये बाहर आया तो यहां ये बच गया शेष, और ये बाहर गया तो यहां क्या बच गया, +2 मैंने लिख दिया। अब आपको तो प्रक्रिया पता है, क्या करना होगा कि एक बार इसे 0 दिखा देंगे, एक बार इसे 0 दिखा देंगे, तो हमें इनका मान क्या होगा पता चल जाएगा, हमें इनका मान क्या होगा पता चल जाएगा। आइए देखते हैं कि इनका मान कैसे हम लोग पता करते हैं बच्चों। तो आप इतना देख रहे होंगे, आइए तो इसको आगे अगर हम लोग लगाएं बच्चों, तो आप इधर देखिएगा, तो अब आपका क्या आया था, आप देख सकते हैं x प्लस 5
√2 ये आया था बच्चों, x + 5 √2 आया था। और क्या आया था बच्चों, मैं आपको दिखाता हूं, देख लीजिएगा। एक आपका आया था ब्रैकेट में √2x + 2 = 0, यही आया था। तो अब इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, तो मैंने बता दिया था यही गुणनखंड हुआ था। तो एक बार इसको 0 दिखा दो बच्चों, तो आप x + 5 √2 को 0 दिखा दो। आपको तो पता है क्यों 0 दिखाएंगे, क्योंकि दोनों का गुणा करने पर 0 आ रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा इस साइड आएगा, पंचांतर होगा तो ये प्लस है, तो यहां क्या हो जाएगा -5/√2। तो एक बार इसको 0 दिखाएं बच्चों, तो एक बार इसको भी 0 दिखाएंगे। √2x + 2 = 0। तो x बराबर क्या होगा बच्चों, देखो ये +2 इधर आएगा तो -2, आपको तो पता है, और ये √2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। ये हो गया आपके उस द्विघात समीकरण के दोनों मूल। ये क्या हो गए आपके द्विघात समीकरण के मूल हो गए, जो हमने क्वेश्चन लगाया था, जो क्वेश्चन हम लोगों ने शुरू किया था, उस समीकरण के, उस द्विघात समीकरण के दोनों मूल अब आपके सामने। क्लियर हो गया बच्चों? तो आप इस चीज को देख लीजिएगा, समझिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है, तो मैंने काफी सरलता से सिंपल करके एक एक टर्म्स को बताने की कोशिश की है। आप एक बार या 2 बार ये वीडियो देखिएगा, आपको पक्का ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे लग रहा है। जिस टर्म में कोई डाउट होगी तो आप मुझे कमेंट करके करिएगा, मैं दोबारा इसको बता दूंगा। लेकिन आप एक बार या 2 बार देखेंगे तो पक्का क्लियर होगा, क्योंकि मैंने एक छोटी चीज भी आपके सामने डिस्कस कर दी। तो आइए बच्चों, अगर ये क्वेश्चन हो गया हो तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके स्क्रीन पर रहा ये। अब आपके स्क्रीन पर ये सवाल आ गया है, इसको भी हम लोग द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे और इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो मिला जुला के आप देख रहे हैं बच्चों, प्रश्न का थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, प्रश्न में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन प्रक्रिया सेम है। हम उसी रूप में करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसा कि हम करते आ रहे हैं। तो आप केवल सवालों से ज्यादा लगाने के तरीके पर ध्यान दें कि हम लोग किस प्रश्न को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, कैसे उसमें परिवर्तन कर रहे हैं और किस विधि से कैसे कर रहे हैं। सवालों से ज्यादा लगाने के तरीकों पे ध्यान दें बच्चे, तो आपको 100% पूरी निश्चित है कि आपको सही तरीके से उसकी समझ हो जाएगी। तो आइए ये भी देखिए बच्चों, एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण में हमें इस यक्ष के मूल ज्ञात करने हैं। यक्ष के क्या ज्ञात करने हैं? मूल ज्ञात करने हैं। तो अगर आप देखें बच्चों, तो आप कहोगे कि सर आपने कहा है कि पहले 1/8 का इसमें 2 में गुणा करो। तो हम अगर इस तरह से करेंगे बच्चे, तो ये हमारे लिए थोड़ी समस्या का बात हो जाएगी, थोड़ी समस्या होगी। हम पहले इस 8 को हटाएंगे, मतलब इसको मानक समीकरण में बदलेंगे। इस पूरे द्विघात समीकरण को विधिवत यानी मानक समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो विधि कैसे करेंगे बच्चों? इधर देखिए, जैसे यहां बटे में 8 है, तो सबसे अच्छा तरीका इसका क्या है कि आपके द्विघात समीकरण में देखो, पहले 1 पद, 2 पद, 3 पद है और ये बराबर 0। तो अगर आपको बटे में कोई भी पद बटे में हो, भिन्न में हो, उसको अगर हटाना है तो सभी पदों में उस संख्या का गुणा कर दीजिए जो आपको हटाना हो। जैसे मुझे ये 8 यहां से हटाना है, तो इस पद में, इस पद में, इस पद में और इस पद में, सभी में 8 का गुणा करेंगे, क्योंकि समीकरण के सभी पदों में समान संख्या से गुणा करने पर समीकरण के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 8 का गुणा इसमें करेंगे बच्चों, पहले 8 का गुणा इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 16x² माइनस 8 का गुणा इस वाले पद में करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 8x प्लस, और जैसे ही बच्चों 1/8
इसमें हम 8 का गुणा करेंगे, जैसे अगर 1/8 में देख लीजिए आप, इसमें अगर हम 8 का गुणा करेंगे और यहाँ 0 में भी 8 का गुणा करेंगे सभी पदों में, तो देखिए 8 से ये 8 कट जाएगा और 0 में 8 का गुणा करेंगे तो 0 होगा। तो हमारा मूल समीकरण क्या हो गया भाई, अब बस उसका रूप बदल जाएगा, मान वही रहेगा बच्चों, 8x + 1 बराबर कितना, 0। ये हो गया हमारा अब द्विघात समीकरण के मानक समीकरण के रूप में हो गया, द्विघात समीकरण के मानक समीकरण के रूप में हो गया बच्चों। तो आइए फटाक से अब इसको करते हैं बच्चों, बिना समय गवाए। आप समझ रहे होंगे कि इसको कैसे करना है। पहले हमें लास्ट पद का, यानी अचर पद का, अचर ये 1 का 16 में गुणा करेंगे, तो 16 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 1 कम 16, यानी गुणा करने पर आया 16। और ऐसी दो संख्या लो बेटा जिनका जोड़ने और घटाने पर मान कितना आ जाए, 4, जिनका जोड़ने और घटाने पर मान क्या आ जाए, 4। तो बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो बच्चों, एक होगा 4, एक होगा 4, 4 चौक 16, और 4 में अगर हम 4 जोड़ दे बच्चों, सॉरी 4 में अगर हम लोग 4 को जोड़ दे बच्चों, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 8। तो दो संख्याएं मिल गई। अब मध्य पद को इसी में विभक्त करेंगे। आ जाओ बच्चों, थोड़ा ध्यान दें, अब आपको प्रक्रिया बहुत अच्छे से पता है। 16x² माइनस ब्रैकेट है, तो बच्चों हम लोग किसमें ब्रेक करेंगे, किसमें, ब्रैकेट में, कोष्टक में। 8 को कैसे लिखना, 4x + 4x + 1 बराबर 0। देखो 4 4 8 और 4 चौक 16 आ गया हमारा, एकदम सही है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 16x², पहले माइनस, ब्रैकेट को हटाओ बच्चों, ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, +1 बराबर कितना, 0 हो गया। आपको कोई इससे ज्ञान होगा, आपको पता होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लेने की प्रक्रिया करेंगे, दोनों में कॉमन लीजिए। अब आपको मालूम है क्या कॉमन लेना है, आपको इतना समझ हो गया होगा बच्चों। देखो यक्स है तो यक्स कॉमन ले लो, यहाँ भी 4 है और ये भी 4 से कट जाएगा, तो सर 4 ले लो, और तब यहाँ बचेगा क्या शेष, 4 से काटेंगे तो बच्चों यहाँ 4 बचेगा, और यक्स से काटोगे तो 1 यक्स बचेगा, और यहाँ -1 बचेगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या कॉमन लें, तो देखो 4x और 1 में कोई कॉमन हो रहा है बच्चों, 4x और 1 में कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो 1 कॉमन ले लो। जब कुछ कॉमन न मिले तो 1 कॉमन ले लो। तो माइनस है, माइनस बाहर आएगा तो ये 4x का जो माइनस है ये प्लस में चला जाएगा, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, आप सीधा वहां 4 ही लिख दीजिए, 4x। और माइनस बाहर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये हो जाएगा -1 बराबर कितना, 0। तो दोबारा आप देखिए बच्चों, आप कॉमन ले सकते हैं इसमें, दोबारा आप कॉमन लेंगे तो दोबारा क्या कॉमन लेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा। तो 4x - 1, 4x - 1, तो यहां हो जाएगा बच्चों 4x - 1, 4x और -1, यहां देखिएगा मैं यहां लिख रहा हूं 4x - 1 यहां भी है, 4x - 1 यहां भी है बच्चों, 4x - 1 यहां भी है, 4x - 1 यहां भी है। तो ये दोनों जब कॉमन होगा तो यहां क्या बचेगा, 4x बच जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा, बराबर कितना, 0। अब तो आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणा करने पर अगर 0 प्राप्त होता है तो अर्थात दोनों संख्याओं में से कोई न कोई शून्य के बराबर है। तो हम इसी को शून्य दिखा देते हैं, 4x - 1 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 इधर आएगा, +1, 4 गुणे में है तो कितना आएगा, 1/4, 1/4। और इसको भी जब बच्चों हल करोगे तो इसका भी मान कितना आएगा, 1/4। तो इसके दोनों मूल आ गए, देखो दोनों मूल आ गए, 1/4 और 1/4। तो बहुत मजा आया बच्चों, आपने भी देखा सवाल लगाने में कितना आसान सवाल है। आपको केवल इसका नोट्स बना लेना चाहिए और इसको थोड़ा सा अध्याय में अध्ययन करना चाहिए। अभी हमें बहुत किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी।
अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप उसको कमेंट करिएगा, हम लोग उस पर पुनः विचार करेंगे। लेकिन अभी तक मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मैंने एकदम सरल तरीके से एक एक कड़ी और एक एक चीज बताई है। इसके बाद हम लोग को और भी कुछ क्वेश्चंस अभी इसमें करने हैं 4.2 में। तो ये एक तरीका है गुणनखंड विधि, जिससे हम लोग ने चर्चा किया था कि मध्य पद विभक्त विधि कहते हैं, जो द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करता है। तो आज मिला जुला के हमने कुछ प्रश्न बनाए बच्चों, काफी मजा आया, काफी अच्छा लगा प्रश्न करने में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी निश्चित ही इस वीडियो से कोई ना कोई फायदा या कुछ न कुछ सफलता जरूर मिलेगी। तो इस तरह बच्चों आप इस एक्सरसाइज को करिएगा और कमेंट भी बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम उसको जरूर दूर करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिला जुला के आज हम पढ़ने लिखने में बहुत मजा आया, और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे और शुभम क्लासेस से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक और शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।